तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ शुरू करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल पूछना चाहूँगा कि समझो कि हमारे पास एक 1000 वोल्ट है बैटरी है और एक 10 वोल्ट की बैटरी है। तो हमें मालूम है कि 1000 वोल्ट के ऊपर झटका ज़्यादा लगेगा, शॉक ज़्यादा लगेगा। 10 वोल्ट को हम पकड़ सकते हैं कि चलो भाई इसके ऊपर झटका कम लगेगा तो इसको हम टच कर सकते हैं। या फिर अगर 5 वोल्ट की बैटरी है तो इसको तो भी हम आराम से पकड़ सकते हैं, इसके ऊपर झटका कम लगेगा। मीन्स 1000 वोल्ट के ऊपर हमें करंट ज़्यादा लगता है, राइट। 10 वोल्ट को हम पकड़ सकते हैं कि उसके अंदर करंट कम रहेगा एज कम्पेयर टू 1000 वोल्ट। 5 वोल्ट तो इससे भी कम रहेगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट। मीन्स वोल्टेज अगर बढ़ेगा, वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा, और अगर वोल्टेज अगर कम है तो करंट भी क्या होगा, हमें कम महसूस होगा। ओके, समझ गए। तो उसी के रिलेटेड हम अभी ओम्स लॉ पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा होगा। अगर वोल्टेज कम है तो करंट भी कम है। तो हम कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I। ओके, क्या लिखेंगे हम, V प्रोपोर्शनल टू I। तो इसके डेफिनेशन क्या होगी, फॉर द सर्टेन फिक्स फिजिकल कंडीशन। कुछ सर्टेन फिजिकल कंडीशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑफ कंडक्टर। मीन्स कोई भी 2 पॉइंट, जैसे ये अगर मैंने डायग्राम ली है तो कोई भी 2 पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस एनी 2 पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मीन्स वोल्टेज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होगा। ओके, V प्रोपोर्शनल टू I। अब V प्रोपोर्शनल टू I, तो इसको इक्वल टू करना है तो मैं क्या लिखूंगा, V इज इक्वल टू R इंटू I। और ये R क्या है, रेजिस्टेंस है हमारा। ओके, R क्या है, रेजिस्टेंस है। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसको हम क्या कहेंगे, द ऑपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। ओके, ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज अ रेजिस्टेंस। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू मीन्स रेजिस्टेंस इक्वल टू ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ओके, इज नोन एज अ रेजिस्टेंस। और इसकी यूनिट क्या है, ओम। ओके, इसकी यूनिट क्या है, ओम। मीन्स ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, और ये वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। हमेशा याद रखना कि ये जो रेजिस्टेंस है वो इज नेवर डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट। ओके, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। ओके, तो इसको कहते हैं हम ओम्स लॉ। फॉर सर्टेन फिक्स्ड कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग ऑफ करंट थ्रू इट। और ये R जो है वो क्या है, हमारा रेजिस्टेंस, और उसकी यूनिट क्या है, ओम्स। ओके, और रेजिस्टेंस क्या है, इट इज ऑपोजिशन फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो जैसे मैंने पिछली बार बताया था, पिछली उसमें, कि रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके, तो फिर वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वायर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका लेंथ ज़्यादा है। ओके, और यहाँ पे दूसरे डायग्राम के अंदर देखो, इसकी लेंथ कम है तो एरिया ज़्यादा है। ओके, तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि R प्रोपोर्शनल टू L। ओके, मीन्स लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ओके, लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। और अगर एरिया कम है, राइट, एरिया अगर कम है, एरिया अगर ज़्यादा है, यहाँ पे देखो एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा।
तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ कि R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू L, और इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। ओके, मीन्स एरिया अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो एरिया कम है और लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, लेंथ कम है, तो रेजिस्टेंस भी इसका कम है। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ R प्रोपोर्शनल टू L/A। ओके, R प्रोपोर्शनल टू L/A। तो R इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को मैं निकालूंगा तो यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँगा, रो L/A, और ये रो क्या है, रजिस्टिविटी। ओके, रो क्या है, रजिस्टिविटी, या फिर उसको हम कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, R इज इक्वल टू रो L/A। रो क्या है, रजिस्टिविटी, या फिर उसको हम कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया के ऊपर, लेकिन रो जो है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, रो जो है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हमेशा याद रखना, आर किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, लेंथ और एरिया, और रो इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। नेवर डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। ओके, तो फिर रजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, वो डिपेंड रहेगा प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर। ओके, मीन्स अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और एरिया कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये किसकी बात हो रही है, रेजिस्टेंस की, लेकिन उसके अंदर जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, वो किसके ऊपर रहेगा, प्रेशर और टेम्परेचर। अगर किसी बॉडी को या किसी मटेरियल को अगर किसी हीट के अंदर रख दे, राइट, तो क्या होगा, वो हीट की वजह से उसका टेम्परेचर, मीन्स रजिस्टिविटी डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, मीन्स रजिस्टिविटी जो है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड रहेगी। अगर किसी हीट के अंदर उसको रखा जाए तो वो उसकी रजिस्टिविटी तभी चेंज होगी, किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड रहेगा, नेवर डिपेंड ऑन डायमेंशन। ओके, so unit of resistivity will be रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। मीन्स आर की फॉर्मूला क्या थी, रो एल बाई ए, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। आर की यूनिट क्या है, ओम, एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, और एल की यूनिट मीटर है। तो ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, ओम मीटर। तो हम कह सकते हैं कि रो की जो यूनिट है वो क्या है, ओम मीटर। ओके, अब रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी किसको कहेंगे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी डिवाइड इज इक्वल टू 1/रो, और इसकी यूनिट क्या होगी, ओम मीटर, -1 भी लिख सकते हैं, रेज टू -1 ओम मीटर इनवर्स, या फिर हम मो भी लिख सकते हैं। ओके, तो क्या है उसकी फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। ओके, मीन्स जितनी ज़्यादा रजिस्टिविटी कम होगी उतना कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। जैसे अपने पढ़ा है कंडक्टर और एक इंसुलेटर। ओके, तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, हमें मालूम है कि कंडक्टर मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उसमें करंट, मीन्स जिसके अंदर रेजिस्टेंस कम रहता है, मीन्स सिग्मा क्या है उसका, इन्फिनिटी है। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा कब इन्फिनिटी होगा, जब उसकी रजिस्टिविटी 0 होगी, तो उसकी कंडक्टिविटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इंसुलेटर क्या है कि जिसके अंदर रजिस्टिविटी मीन्स रो जो है उसके अंदर ज़्यादा है, इन्फिनिटी है, मीन्स रो उसके अंदर ज़्यादा है। तो रो कब ज़्यादा होगा, जब उसकी कंडक्टिविटी ज़ीरो होगी, मीन्स इंसुलेटर के अंदर उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, 0 होती है। ओके, तो ये होता है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब हम रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या है, IR। ओके, अब V इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू एल। ओके, इज इक्वल टू
आई, और आर इज इक्वल टू क्या है, रो एल बाई ए। ओके, ये हमने पहले निकाला था। ओके, तो एल एल कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो कौन सी टर्म बाकी रहेगी, ई इज इक्वल टू आई इंटू रो डिवाइडेड बाई ए, और आई बाई ए क्या, आई बाई ए इज जे, मीन्स करंट डेंसिटी इंटू रो। ओके, ई इज इक्वल टू जे इंटू रो। अब हमने देखा था रो इज इक्वल टू क्या है, 1 बाई सिग्मा, मीन्स रजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। ओके, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू जे बाई सिग्मा। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, जे इज इक्वल टू सिग्मा बाई सिग्मा इंटू ई। ओके, तो ये है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट JEE और नीट के रिलेटेड, कि स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, तो उसका रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। तो जैसे ही इसका अभी समझ लो कि एक वायर है, राइट, जिसकी लेंथ है L1 और A1, उसको मैंने स्ट्रेच किया। ओके, तो लेंथ इंक्रीज हो गई, एरिया कम होगा। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, लेंथ कम है, लेकिन जब मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ, खींचता हूँ, तो लेंथ तो इंक्रीज होगी और एरिया क्या होगा, कम होता जाएगा। ओके, तो नया लेंथ क्या होगी, L2 और A2। ओके, अब हम इसको डिराइव करते हैं बाय रेजिस्टेंस, मीन्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओके, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। देखो, इसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कि वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू हाइट। ओके, एल इंटू बी क्या है, ए है, और एच को हम एल लिख देते, राइट, हाइट मीन्स एल लिख देते। तो V इज इक्वल टू ए इंटू एल, मीन्स ये जो वायर है, वायर को इंक्रीज करने की, स्ट्रेच करने के ऊपर या कम करने के ऊपर इसके वॉल्यूम के अंदर कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, मीन्स हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सो V इज इक्वल टू ए इंटू एल, मीन्स मैं ये ऐसा लिख सकता हूँ, A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2। ओके, मीन्स ये क्या हो जाएगा, A1 बाई A2 इज इक्वल टू L2 बाई L1। ओके, अब इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा, R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई A1, और इसका क्या आएगा, R2 इज इक्वल टू इसका रो L2 बाई A2। ओके, तो हमेशा याद रखना कि रजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है, राइट। रजिस्टिविटी लेंथ के इंक्रीज या एरिया के कम होने के ऊपर ये इफेक्ट नहीं करता, ये कांस्टेंट रहता है। ओके, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्या होगा, रो L1 बाई A1 डिवाइडेड बाई रो L2 बाई A2। रो कैंसिल हो जाएगा, तो कौन सी टर्म बाकी रहेगी, L1 बाई A1 इंटू A2 बाई L1 बाई A1 इंटू A2 बाई L2। ओके, अब मैंने आगे लिखा था कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू क्या है, L2 बाई L1। ओके, तो ये जो टर्म है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इसके कंपैरिजन में A2 बाई A1 क्या हो जाएगा, L1 बाई L2। सो ये क्या हो जाएगा, L1 इंटू L1 डिवाइडेड बाई L2 इंटू L2, मीन्स L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L2 स्क्वायर। ओके, मीन्स R1 जो है, मीन्स मैं ऐसा लिख सकता हूँ, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। देखो यहाँ पे R1 इज इक्वल टू L1 स्क्वायर, R2 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर, मीन्स ये क्या होगा, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। मीन्स
अगर किसी भी वायर को मैं डबल करता हूँ, राइट, स्ट्रेच करता हूँ, मीन्स उसकी लेंथ डबल हो गई, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, मीन्स 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, अब एरिया के कंपेयर में करते हैं, मीन्स R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई A1 इंटू A2 बाई L2। ओके, तो वही फॉर्मूला के हिसाब से A1 बाई A2 इज इक्वल टू L2 बाई L1, तो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू L1 बाई L2 क्या होगा, A2 बाई A1। ओके, A2 बाई A1 इंटू A2 बाई A1, R1 बाई R2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, मीन्स ये क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A स्क्वायर। ओके, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि R1 इज इक्वल टू क्या है, 1 बाई A1 स्क्वायर। ओके, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ R प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A स्क्वायर। ओके, मीन्स अगर उसका एरिया 4 टाइम्स बढ़ रहा है तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 बाई 4 स्क्वायर, मीन्स 16 टाइम्स उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ओके, तो इस तरीके से उसको रिलेट करना है।